हेलो एवरीवन, दिस इज़ फाल्गुनी फॉर यू। सो अब हमने जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें एलोंगेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो आज हम देखेंगे आरएनए प्रोसेसिंग, जो कि हमारे एलोंगेशन प्रोसेस के बाद होती है। ठीक है, अब आरएनए प्रोसेसिंग में एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारा डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है, जैसे ये हमारा एमएच और एमआरएनए बना इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। अब सेल में हमारा एमआरएनए बनने के बाद ये हमारा हो गया ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, एमआरएनए बनना। अब एमआरएनए हमारा ट्रांसफ़र होता है साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारा एमआरएनए जाता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन उसके पहले साइटोप्लाज्म में एंटर करने से पहले हमारे एमआरएनए जो है वो कुछ प्रोसेस से गुजरता है, जो प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग इवेंट्स। एंड उन प्रोसेसिंग इवेंट्स से गुजरने के बाद वो और स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, आरएनए प्रोसेसिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले है टू क्रिएट अ मोर स्टेबल एमआरएनए। तो मोर स्टेबल एमआरएनए क्रिएट करने के लिए हमारा प्रोसेसिंग इवेंट से वो गुजरता है, क्योंकि हमारा जो एमआरएनए होता है ना या आरएनए होता है, पहली बात तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो वो डीएनए के कंपैरिजन में काफ़ी अनस्टेबल और बहुत इजीली डिग्रेड हो सकता है जब वो साइटोप्लाज्म में जाता है। ठीक है, और हमारे साइटोप्लाज्म में वो डिग्रेड क्यों हो सकता है, बिकॉज वहाँ बहुत सारे न्यूक्लियसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं दूसरे प्रोसेसेस के, जो हमारे एमआरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं। अब हम नहीं चाहेंगे ना हमारा एमआरएनए डिग्रेड हो जाए, बिकॉज उसे तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में आगे बढ़ना है। तो इसीलिए इसका दूसरा फंक्शन है टू प्रिवेंट द एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन बिफोर एंटरिंग फॉर ट्रांसलेशन। तो ये दो रीजंस है कि क्यों हमारा आरएनए प्रोसेसिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक और चीज़ हम नोट आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यूकैरियोटिक एमआरएनए लास्ट फॉर सेवरल आवर्स वेयर एज प्रोकैरियोटिक एमआरएनए लास्ट फॉर नॉट मोर देन 5 सेकेंड्स। अब आप इसी से समझ जाओ इसकी इम्पोर्टेंस, कि जैसे यूकैरियोटिक एमआरएनए है वो आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट से गुजरता है, तो इस वजह से इट कैन सर्वाइव फॉर सेवरल आवर्स, मतलब वो सेवरल आवर्स के लिए सर्वाइव कर पाता है साइटोप्लाज्म में। वही अगर हम प्रोकैरियोटिक एमआरएनए की बात करें तो उसके पास कोई भी प्रोसेसिंग इवेंट्स का गुजरने का कोई चांस है ही नहीं, तो इसीलिए वो देखो 5 सेकंड भी नहीं टिक पाता। तब समझ रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है आरएनए का प्रोसेसिंग इवेंट से गुजरना या आरएनए प्रोसेसिंग होना। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग। तो अब हमारे आरएनए प्रोसेसिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं। देयर आर 3 स्टेप्स इन आरएनए प्रोसेसिंग। फर्स्ट इज कैपिंग ऑफ द 5' एंड ऑफ आरएनए। अब हमारे आरएनए के पास एक 5' एंड होगा और एक 3' एंड होगा, राइट। तो 5' एंड पर होती है कैपिंग ऑफ द 5' एंड ऑफ आरएनए। ये हमारा पहला स्टेप है आरएनए प्रोसेसिंग का। दूसरा स्टेप है स्प्लाइसिंग। अब हमारी स्प्लाइसिंग में क्या होता है, तो अब हमारी जो आरएनए होती है या कोई भी सीक्वेंस होती है ना, आरएनए वगैरह की या डीएनए की भी, तो उस पे कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिसे हम बोलते हैं इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। ठीक है, एमआरएनए पर होते हैं इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। अब इंट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, मतलब वो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। और एक्सॉन्स जो हैं वो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो कोड करते हैं किसी चीज़ के लिए या अमीनो एसिड्स के लिए। ओके, तो अब हम स्प्लाइसिंग के टाइम पर क्या होता है कि जो भी हमारे इंट्रॉन्स हैं उन्हें निकाल दिया जाता है और सिर्फ हमारे कोडिंग सीक्वेंसेस मतलब एक्सॉन्स रह जाते हैं हमारे आरएनए के अंदर। ऑलराइट, थर्ड जो स्टेप होता है वो है पॉली एडिनाइलेशन ऑफ 3' एंड ऑफ आरएनए। मतलब हमारे जो 3' एंड है आरएनए का, उस 3' एंड पर क्या ऐड हो जाते हैं, पॉली एडेनाइलेशन, मतलब पॉली एडेनाइन, पूरी एक पॉली ए टेल जो है वो ऐड हो जाती है। एक बार हम इस डायग्राम के थ्रू वापस एक बार देख लेते हैं ये तीनों स्टेप्स, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये जैसे हमारा डीएनए है, अब डीएनए से हमारा ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा एमआरएनए। ओके, अब एमआरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू,
ये मिला हमें हमारा आरएनए, ठीक है, एमआरएनए, जिस पे सारी चीज़ें हैं। अभी वो किसी भी प्रोसेसिंग इवेंट से नहीं गुजरा है। अब इसके बाद आते हैं प्रोसेसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रहा है हमारा ये जो मॉडिफिकेशंस है, इसीलिए इसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। जिसमें फर्स्ट इज 5' कैपिंग। तो ये देखो, ये 5' एंड पर हमारे कैप स्ट्रक्चर लग गया है ना, आरएनए पर। नेक्स्ट इज पॉली ए टेल एडिशन। अब 3' एंड पर हमारा क्या लग गया, पॉली ए टेल, है ना। और थर्ड स्टेप है आरएनए स्प्लाइसिंग। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपको इंट्रॉन्स दिख रहे होंगे। दिस लाइन, ये जो लाइन्स हैं ये हमारे क्या थे, इंट्रॉन्स, और बाकी जो कलर्ड पोर्शन है वो क्या है, एक्सॉन्स। तो अब देखो यहाँ पर वो सब निकल गए हैं और आपस में से एक्सॉन की बाइंडिंग हो रखी है। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। तो ऐसे करके ये 3 प्रोसेसिंग इवेंट्स आरएनए के हो जाते हैं। ओके, एंड देन वी गेट अ प्रोसेस्ड एमआरएनए। ऑलराइट, तो ये एक बेसिक प्रोसेस है, एक ओवरव्यू है, इसको और डिटेल में भी हम देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलोंगेशन फैक्टर्स के बारे में। अब जो हमारा इलोंगेशन प्रोसेस जब मैंने एक्सप्लेन किया था, तो हमने 2 इलोंगेशन फैक्टर्स पढ़े थे। एक है HSPT5 और दूसरा है TAT-SF1। अब इसे हम यहाँ क्यों देख रहे हैं, चलो आगे देखते हैं कि अब जो HSPT5 था, जो कि हमारा इलोंगेशन फैक्टर भी है, वो इवन रिक्रूट और स्टिमुलेट करता है 5' कैपिंग एंजाइम को, ठीक है। मतलब इसका फंक्शन इलोंगेशन में तो है ही, साथ में इसका दूसरा फंक्शन कहाँ पर आता है, रिक्रूटमेंट और स्टिमुलेशन में ऑफ 5' कैपिंग एंजाइम। ओके, जो कि एक हमारा प्रोसेसिंग इवेंट है। ओके, अब नेक्स्ट इज इलोंगेशन फैक्टर TAT-SF1। ओके, तो TAT-SF1 ये भी इलोंगेशन फैक्टर है, लेकिन इसका दूसरा फंक्शन क्या है, इट रिक्रूट्स द कंपोनेंट्स ऑफ द स्प्लाइसिंग मशीनरी। तो ये हमारा इलोंगेशन फैक्टर भी है और साथ में रिक्रूट करता है कंपोनेंट्स ऑफ स्प्लाइसिंग मशीनरी। अब आप इसको याद कैसे रख पाओगे, क्योंकि 2 इलोंगेशन फैक्टर है, कन्फ्यूजन होने के चांसेस तो रहते ही हैं। तो अब जैसे HSPT5 में हमारा आ रहा है 5, तो आप इसी से समझ जाओगे कि 5 आ रहा है, मतलब ये 5' कैपिंग एंजाइम को क्या करता है, रिक्रूट करता है। और अगर आप TAT-SF1 पर देखोगे तो SF इज फॉर स्प्लाइसिंग फैक्टर। तो इससे आप याद कर सकते हो कि TAT-SF1 जो है वो रिक्रूट करता है कंपोनेंट्स ऑफ द स्प्लाइसिंग मशीनरी, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कैपिंग। जो हमारा फर्स्ट आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट है वो क्या है, कैपिंग। तो अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैपिंग इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ मॉडिफाइड ग्वानाइन बेस टू द 5' एंड ऑफ आरएनए। मतलब कैपिंग में एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारा जो 5' एंड है आरएनए का, उस पर क्या ऐड हो जाते हैं, मॉडिफाइड ग्वानाइन बेस। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मिथाइलेटेड ग्वानाइन ऐड हो जाता है ऑन द 5' एंड ऑफ आरएनए। और जब ये प्रोसेस हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, हमारी कैपिंग हो जाती है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज मिथाइलेटेड ग्वानाइन आर जॉइंड टू द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बाय एन अनयूजुअल 5' to 5' लिंकेज इन्वॉल्विंग 3 फॉस्फेट्स। ओके, मतलब यूजुअली जो लिंकेजेस होते हैं, अगर आप डीएनए में भी देखो तो 3' और 5' के बीच में लिंकेज होता है, बट यहाँ पर हमें क्या लिंकेज दिख रहा है, 5' to 5' लिंकेज। तो यहाँ पर क्या है, मिथाइलेटेड ग्वानाइन जो है हमारा, उसका 5' एंड और हमारे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का 5' एंड दोनों मिलके लिंकेज बनाते हैं, और ऐसे वो कैपिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसका मैं एक बार ये आप देखो, ये जो डायग्राम है इससे आपको मैं इजीली समझाती हूँ। अब ये है हमारा ग्वानाइन, एक्चुअली ये मिथाइलेटेड ग्वानाइन है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट, और ये पूरा हमारा ग्वानाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्वानाइन का नहीं, बेसिकली इट्स GTP मॉलिक्यूल, ठीक है। GTP मॉलिक्यूल जिस पे हमारा मिथाइल अटैच्ड है, और ये है हमारा आरएनए,
ठीक है, और आरएनए के पास भी है फॉस्फेट। तो अब देखो इसका 5' एंड, इसका 5' एंड, हमारे जीटीपी का 5' एंड, और दूसरा हमारे एमआरएनए का 5' एंड। तो दोनों ने मिलके लिंकेज बना लिया। तो क्या है ये 5' to 5' लिंकेज। ओके, आई होप यहाँ पे आपको कोई भी टाइप की कंफ्यूजन नहीं है कि कैसे ये 5' to 5' लिंकेज हो रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं द 5' कैप इज क्रिएटेड इन 3 एंजाइमेटिक स्टेप्स। मतलब हमारा जो ये कैप का फॉर्मेशन होता है, इसके टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, जो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। ओके, उसके पहले हम ये देख लेते हैं एक बार, इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। अब ये है हमारा डीएनए, ऑलराइट, और ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज के पास होता है एक सी टर्मिनल डोमेन, और या फिर इस टेल को हम बोल सकते हैं सी टर्मिनल डोमेन, जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज की है। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे टेल का ना फॉस्फोराइलेशन होता है जब वो इलोंगेशन में आता है। जैसे ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज ट्रांजिशन करता है इनिशिएशन से इलोंगेशन पे, तो क्या होता है, हमारी ये जो टेल है वो फॉस्फोराइलेट हो जाती है। तो इसलिए देखो यहाँ पर हमारे क्या लगे हुए हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो जब हमारा, अब इसमें होते हैं 7 हेप्टापेप्टाइड, मतलब 7 टाइप के अमीनो एसिड्स जब साथ में जुड़ते हैं, ठीक है, तो तब हमारा क्या बनता है, ये टेल्स बनता है। तो अब इसमें एक होता है 5th पोजीशन पे सीरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, जो जब 5th मॉलिक्यूल का सीरीन फॉस्फोराइलेट हो जाता है, तो हमारे कैपिंग एंजाइम्स रिक्रूट होते हैं टेल के ऊपर। समझ रहे हो आप, मतलब सीरीन ऑन 5th पोजीशन जब फॉस्फोराइलेट होता है, तब हमारे कैपिंग एंजाइम्स रिक्रूट होते हैं ऑन टू द टेल ऑफ द एंजाइम। उसके बाद में, अब जब हमारा ये रिक्रूटमेंट हो जाता है, उसके बाद में ये कैपिंग एंजाइम्स हमारे कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, ऑन दी आरएनए, और फिर वहाँ पर क्या करते हैं, कैप फॉर्मेशन करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट कि कैसे हो रहा है? आई होप ये बहुत ही इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आप सोचेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, मतलब हमारी 5th पोजीशन पे सीरीन जो होता है, वो सीरीन का जब फॉस्फोराइलेशन होता है, तब हमारे कैपिंग एंजाइम्स का क्या होता है, रिक्रूटमेंट, और फिर ये कैपिंग एंजाइम्स कैप फॉर्मेशन करते हैं ऑन टू दी आरएनए, और यू कैन से ऑन टू द ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा मेन प्रोसेस हो गया कि कैसे हमारा कैपिंग प्रोसीजर होता है, तो अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। अब जैसे कि आपको ये दिख रहा है, दिस इज़ आर जीटीपी, ये हमारा जीटीपी मॉलिक्यूल है। ओके, और ये है हमारा एमआरएनए या आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, जिसका हमें कैपिंग करना है। ओके, तो पहला स्टेप में क्या होता है, अब दोनों के पास आप देख रहे हो ट्राइफॉस्फेट है, इसके पास भी ट्राइफॉस्फेट है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो फॉस्फेट एकदम नेक्स्ट टू द ग्रुप होता है जहाँ से हमारा फॉस्फेट बाइंड है, वो कौन सा फॉस्फेट होता है, दैट्स एन अल्फा फॉस्फेट। तो ये हमारा अल्फा फॉस्फेट है, उसके बाद आता है बीटा फॉस्फेट, एंड देन आता है हमारा गामा फॉस्फेट। सेम गोज ओवर यर, ये हमारा पहला वाला अल्फा है, फिर बीटा है, एंड देन कम्स आर डेल्टा। ठीक है, सॉरी गामा, अल्फा, बीटा एंड देन गामा। ऑलराइट, ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, गामा फॉस्फेट एट द 5' एंड ऑफ एमआरएनए इज रिमूव्ड बाय एन एंजाइम आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज। मतलब हमारा जो गामा फॉस्फेट है एट द 5' एंड ऑफ एमआरएनए, मतलब हमारा ये वाला जो फॉस्फेट है, इसे कौन निकाल देता है फर्स्ट स्टेप में, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज। तो आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज ऐड होते ही हमारा अल्फा फॉस्फेट ऑफ द एमआरएनए वो निकल जाता है। ओके, सॉरी, गामा फॉस्फेट निकल जाता है, आई एम सो सॉरी। ये है अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट एंड दिस इज गामा। तो अब हमारा यहाँ से क्या निकल गया, गामा फॉस्फेट निकल गया। ठीक है, अब हमें ये मिल गया हमारा आरएनए जिसका एक फॉस्फेट निकल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्वानालाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में हमारा जो बीटा फॉस्फेट है, बीटा फॉस्फेट ऑफ द एमआरएनए, वो अटैक करता है ऑन द अल्फा फॉस्फेट ऑफ द जीटीपी मॉलिक्यूल। ओके,
एंड इस पे अटैक करता है विच इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जिसकी वजह से हमारे ये निकल जाते हैं 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट। मतलब ग्वानालाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में हमारा क्या निकल जाता है, पायरोफॉस्फेट निकल जाता है फ्रॉम द जीटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, इसका एक फॉस्फेट और इसके 2 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये दोनों में क्या हो जाती है, बाइंडिंग, एंड हमारे पास इन टोटल कितने फॉस्फेट हैं, अब सिर्फ 3 फॉस्फेट हैं। इनिशियली थे 6, अब बचे सिर्फ 3। ठीक है, तो अब ये तीनों दोनों मिलके क्या बना लिया, 5' to 5' लिंकेज बना लिया। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, कैपिंग कहीं ना कहीं हो गई है। बट मैंने क्या बताया था आपको कि मिथाइलेटेड ग्वानाइन ऐड होता है, मिथाइलेटेड ग्वानाइन। अब मिथाइल तो है नहीं अभी हमारे पास, कहीं दिख रहा है आपको मिथाइल ग्रुप, तो अब हमारा आएगा मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप को ऐड करने के लिए नेक्स्ट एंजाइम जो ऐड होता है दैट इज मिथाइल ट्रांसफरेज। ओके, तो अब हमारा जो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, हमारे 7th पोजीशन पर ग्वानाइन के मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। तो अब ये हो गया हमारा मिथाइलेटेड ग्वानाइन। तो नाउ हमारा ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर कैपिंग प्रोसीजर। द 5' कैपिंग प्रोसीजर इज कंप्लीटेड इन दिस स्टेज। तो आपको मैंने बताया था इनिशियली कि 3 स्टेप्स में हमारा कैपिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये था सेकेंड स्टेप, एंड दिस इज द थर्ड स्टेप, एंड फाइनली वी हैव गॉट आवर कैपिंग डन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। द RNA is capped only when it is some 20 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। मतलब हमारा RNA तभी कैप होता है जब वो 20 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग है। ठीक है, मतलब जब वो इलोंगेशन फेज में ही होता है ना हमारा RNA, तभी उसकी कैपिंग हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टर्मिनेशन तक पहुंच गया है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पहले ही कैपिंग इसकी हो जाती है जब वो इलोंगेशन में ही होता है हमारा RNA। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आफ्टर कैपिंग डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ serine 5 repeats leads to dissociation of capping machinery। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जब फॉस्फोराइलेशन होता है ऑफ serine 5 तब भी हमारी कैपिंग मशीनरी रिक्रूट होती है। तो ऑब्वियसली जब डीफॉस्फोराइलेशन होगा ऑफ द serine 5 रिपीट्स, तब हमारा क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा कैपिंग मशीनरी का। मतलब जो फॉस्फेट अटैच था serine 5 पर पहले, जब वो निकल जाता है तब हमारा क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ द कैपिंग मशीनरी। आई होप पूरा ये चीज़ें आपको क्लियर है, इसमें इतना कोई डिफ़िकल्ट है नहीं कोई भी चीज़। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, you can type it in the comment section. I'll try to answer it. Okay, so that's all for today, and in the next video we'll see splicing in detail, and उसके बाद also we'll see the polyadenylation process. So just stay tuned. Okay, so thank you guys. Give a like to my channel, a subscribe, and please keep watching my videos. Thank you. Bye bye.